स्वागत है। और अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न। इसके पहले हमने अध्याय 2 पूरा खत्म कर दिया है, एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक कवर किया है। और यदि मैं आपको नोट्स दिखा दूं अपने, तो आपको यहाँ पे अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से कितनी डिटेल में स्टडी हो रही है। कोई भी टॉपिक हम छोड़ नहीं रहे हैं। ये देखो, ये प्रॉपर मैंने खुद से भी नोट्स बनाए हुए हैं ताकि आपको प्रोवाइड कर सकूं और आप जो है बोर्ड परीक्षा में फोड़ के आए, अच्छे अंक लेकर आए। तो एक एक टॉपिक आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी का जो भी टॉपिक है उसको पहले हमने क्वेश्चन बनाया है कि वो किस तरीके से पूछा जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि हर एक चीज हमने डिटेल में स्टडी की हुई है ताकि जो है एक भी टॉपिक रह ना जाए। और बोर्ड परीक्षा में अब इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपको बस पूरा यही करना है। और सारे के सारे जो है पीडीएफ नोट्स में आपको ये पूरे नोट्स में टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए। समय समय पर मैं सारे चैप्टर 1 भी हमने इसी तरीके से पढ़ा है, चैप्टर 2 भी, तो सारे नोट्स आपको वहां पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप देख रहे हैं ना कि एक भी टॉपिक नहीं है, शॉर्ट आंसर, सटीक आंसर हमने दिए हुए हैं। और यहाँ पे हर एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन का जवाब बड़ी ही सटीकता के साथ दिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कम समय में बहुत कुछ पढ़ने का प्रयास, यानी गागर में सागर भरा हुआ है हमने। तो क्योंकि उतना ज्यादा टाइम नहीं रहता रिवीजन करने के लिए, रिवीजन भी करना होता है, तो सब चीजें हैं। और स्कूल भी जाना पड़ता है, तो स्कूल में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए उन बच्चों के लिए जो मेरिट में आना चाहते हैं उनके लिए प्रॉपर तैयारी है। और ये हमने यहाँ तक के नोट्स बनाए हुए हैं। ये उन बच्चों के लिए मोटिवेशन है जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, तो बना लो, अच्छे से स्टडी करो। अगर कर ही रहे हो, टाइम अपना वेस्ट कर ही रहे हो, तो अच्छे से करो फिर, ताकि वो टाइम आपका न्यूट्रलाइज हो सके। केवल वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, आज देखोगे कल भूल जाओगे। लेकिन पढ़ाई अच्छे से करोगे प्रॉपर तरीके से, तो कहीं ना कहीं नोट्स आप बना लोगे, तो परीक्षा के समय में ब्रह्मास्त्र की तरह आपको ये नोट्स काम में आएंगे और आप फटाफट रिवीजन करोगे। जब भी मैं रिवीजन करवाऊंगा तो आप कनेक्ट कर पाओगे। तो आज हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी अभ्यास के प्रश्नों की, जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं, इसलिए मैंने बुक को ही सामने रखा हुआ है। तो आइए अब पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो जैसे मैं करवा रहा हूं आपको वैसे ही अच्छे से इनमें टिक लगा लेना है। और आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं या फिर टिक लगा सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो टिक यहीं पे लगा लीजिए। कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको आप लिख सकते हैं, जैसे कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव क्या होगा। तो ऐसे विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो वैसे भी आपने पीएच स्केल पढ़ा होगा। पीएच स्केल में क्या होता है, बीच में रहता है 7 जो कि उदासीन होता है। 7 के इस तरफ अंक वाले सारे पदार्थ अम्लीय होते हैं और इस तरफ वाले क्षारीय। पीएच स्केल यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, वहां पे मैंने पीएच स्केल को बड़े डिटेल से समझाया है 10th स्टैंडर्ड को लेते हुए, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो ये देखो, जो जितने भी क्षार होते हैं वो 7 के ऊपर होते हैं। तो ये देखो, ये केवल 10 ही है यहाँ पे जो 7 के ऊपर है, बाकी सारे 7 से कम है। और दूसरा एक ट्रिकी, मतलब आप ट्रिकी दिमाग लगा सकते हो कि यहाँ पे 3 है 7 से कम, तो तीनों सही तो नहीं हो सकते। एक जो बिरला है, अकेला है, वो सही होगा जो 7 से ऊपर है। ये सारे 7 से कम है। तो आप वैसे भी यहाँ पे तुक्का भी मार सकते थे, ये होगा। हालांकि ये तो कहने की बातें हैं, थोड़ा सा पढ़ना जरूरी होता है। दूसरा देखो, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर HCl गैस उत्पन्न करता है। कोई विलयन, हमें बताना है कि वो विलयन कौन सा होगा जो अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करेगा। तो वो जो है HCl गैस का विलयन होगा। इस विलयन में HCl गैस होगी, जिसके कारण एक गैस उत्पन्न होगी यहाँ पे, जो चूने के पानी को क्या कर देगी, दूधिया कर देगी। तो इतने सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए गए हैं। ये लवण है, ये भी लवण है और ये भी लवण है, केवल एक ही अम्ल है। तो अम्ल रिएक्शन करेगा, ठीक है, और गैस उत्पन्न देगा, गैस उत्पन्न करेगा। तो इनमें भी आप क्या कर सकते हो कि ये तीनों के तीनों क्या है, लवण है, केवल एक ही क्या है, अम्ल है। तो ये भी तीनों चारों में एक अलग टाइप का है, तो ये आप टिक लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया गया है कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन, 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन होता है। मतलब 10 ml विलयन, और अगर NaOH है तो उसमें 8 ml हम HCl मिला देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उदासीन। मतलब ना तो वो अम्ल रहता है और ना क्षार रहता है। तो इन्होंने बताया है कि अगर 20 ml हो जाए
NaOH की उसी विलयन का 20 ml, मतलब 10 से ये दुगना हो रहा है तो इसको भी दुगना कर दो, 8 दूनी 16। अगर 10 दूनी 20 हुआ है तो 8 दूनी क्या कर दो 16, 16 आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल है ये। इसके बाद है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक आपको लगाना है। तो अपच जो है यहाँ पे प्रतिजैविक ये नहीं हो सकता, पीड़ाहारी ये भी नहीं हो सकता, प्रतिरोधी, तीनों कोष्टक जो बने हुए इनमें से कोई भी नहीं है। अलग अलग रोगों के लिए सिर्फ एंटीसिड है अपच के लिए, बस यही याद रखना है। अपच यानी एंटीसिड, अपच मतलब क्या होगा एंटीसिड। अब इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है इसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, तो देख लेते हैं। निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। पहले हमें शब्द समीकरण लिखना है, तो शब्द समीकरण क्या कहलाता है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता दूंगा। यहाँ पे देख लो, देखो जैसे पहला क्वेश्चन है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, नोट्स में लिख लेना ये वाला क्वेश्चन, फिर इसके बाद मैं जो लिखवा रहा हूँ वो आंसर हो जाएगा। तो पहले आप जैसे शब्द समीकरण पहले लिखना है तो आप हेडिंग डाल लोगे यहाँ पे शब्द समीकरण ऐसे, ठीक है। अब उस शब्द समीकरण क्या होगा कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, सबसे पहले बात हुई है सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो यहाँ पे आप लिख लोगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद प्लस का साइन लगाओगे। दानेदार जिंक, तो जिंक लिख लेना, दानेदार लिखने की जरूरत नहीं है, जिंक हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक, तनु भी मत लिखोगे तो भी चल जाएगा, मतलब तनु भी अगर ना लिखें तो भी चल जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, देखो तो इस तरीके से हमने लिखा कि क्या बनने वाला है वो। तो देखो हमें ऐसा तो आइडिया नहीं लगेगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ क्रिया करेगा तो क्या करेगा। तो हमें वास्तव में इसके लिए हमें पहले तो समीकरण ढांचा समीकरण देखना होगा कि जैसे H2SO4 है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल ये जिंक के साथ अभी रिएक्ट करेगा, ये देखो जिंक के साथ में रिएक्ट करेगा H2SO4, तो ZnSO4 बना लेगा और प्लस में क्या होगा हाइड्रोजन गैस। तो एक्चुअली में हमने जो स्टडी की हुई है जिस तरीके से, तो उसमें हम क्या करेंगे शब्द समीकरण के पहले ये समीकरण बन जाएगा ढांचा समीकरण, क्योंकि हमें मालूम है कि जिंक किसके साथ रिएक्ट करता है SO4 के साथ, तो क्या बनेगा जिंक सल्फेट, और इसके बाद क्या बनेगी हाइड्रोजन गैस। तो अब जो शब्द समीकरण हमारा ये रफ में करने ना, ये वाला ये रफ में चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहीं से देखो सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक हो गया, ये जिंक सल्फेट, तो आप हिंदी में लिखोगे यहाँ पे जिंक सल्फेट और प्लस में लिखोगे हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपको कर देना, ये शब्द समीकरण है, आप इसको बैलेंस कर लोगे। तो बैलेंस तो ये पहले से ही है, यही लिख देना। सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह पर लिखोगे H2SO4, पर प्लस में आ जाएगा जिंक, तीर का चिन्ह, जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बैलेंस है, कहीं भी कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे जिंक सल्फेट सीधा सीधा कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पहला हो जाएगा। अब दूसरा देखो यहीं पे दूसरा कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो पहले आपको क्या लिखना है HCl, ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, फिर ये हो गया मैग्नीशियम। पहले मैं लिखूंगा संतुलित समीकरण, उसके बाद शब्द समीकरण लिख दूंगा, ठीक है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, फिर मैग्नीशियम पट्टी यानी Mg। तो जब ये धातु के साथ, ये भी धातु के साथ ही क्रिया हो रही है, तो MgCl ले जाएगा, तो Mg पर तो होते हैं 2 प्लस, तो ये 2 Cl ले जाएगा, तो बनेगा MgCl2, एक प्रकार का लवण है। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन लिख चुके हैं, लेकिन बैलेंस यदि देखें यहाँ पे 2 क्लोरीन है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 ही क्लोरीन है, तो 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। सीधी सी बात है, अम्ल जब धातु के साथ में क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। अब इसको हम शब्द समीकरण में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और प्लस में हो जाएगा ये मैग्नीशियम, ठीक है, तीर का चिन्ह, मैग्नीशियम क्लोराइड है ये,
मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये हो गया शब्द समीकरण। तो ये पहले लिख लेना, ये बाद में लिख लेना, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो तीसरे नंबर का है आप तुरंत नोट कर लीजिए करें, मतलब वहां पे नोट कर लिया करो, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग सी सिचुएशन है। आप जैसे कि देख पा रहे हो, बुक के साथ में लिखना है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे होता है? सूत्र H2SO4। ये एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ क्रिया करेगा तो अपन को यहाँ पे लिखना होगा एल्यूमिनियम। ठीक है, अभिक्रिया करेगा तो देखो होगा क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, क्योंकि लवण ही बनेगा अम्ल जब धातु से क्रिया करेगी। तो एल्यूमिनियम सल्फेट कैसा रहता है? AlSO4। ऐसे तो नहीं लिख सकते कि एल्यूमिनियम और सल्फेट लिख दिया, नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, तो Al2 और SO4 का बनता है होल थ्राइस। क्योंकि एल्यूमिनियम पर क्या होता है? 3+ और SO4 पर होते हैं 2-। तो इनको बराबर बराबर होने के लिए इसमें 2 का गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे? 6+। 3+ है एक एल्यूमिनियम में, एक एल्यूमिनियम और आ जाएगा तो 3+ और 3+ कितने प्लस हो जाएंगे? 6+। तो SO4 को 6- बनने के लिए कितने बार आना चाहिए? एक में जब 2 होता है, एक SO4 और ले लिया तो 2- और आ गए, लेकिन अभी तो 4 ही हुए, यहाँ पे तो 6 है, तो एक SO4 और आ गया, तो अब हो गए ना 6-। तो 3 बार SO4 लिखना होगा और 2 बार एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सल्फेट बना, और क्या बनेगा? अब हाइड्रोजन गैस बनेगी ना साथ में, हाइड्रोजन गैस बचा हुआ। और ये तो कॉन्सेप्ट याद ही रख लो कि अम्ल और धातु आपस में क्रिया करेगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये एक लवण है, और असल में देखा जाए तो ये पहले ही हम लोग देख चुके हैं। अब एल्यूमिनियम जो है दोनों ओर बैलेंस करो, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम केवल 1 है, तो 2 का गुणा कर लो, 2 एल्यूमिनियम हो गए। SO4 SO3 होल थ्राइस यहाँ 3 है, यहाँ पे केवल क्या है? एक ही SO4 है, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर लो तो 3 SO4 हो जाएंगे, लेकिन इस चक्कर में हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है तो 3 का गुणा कर लो, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब इसको हिंदी में कैसा लिखोगे? यहाँ पे लिख दोगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक, सॉरी इसको अच्छे से लिखते हैं, ये देखो ऐसे लिख लेना। तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक यहाँ पे रह गया आखिरी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। अब रेतन का मतलब चूर्ण होगा, ठीक है, तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, लोह रेतन मतलब Fe। तो फिर से अम्ल धातु के साथ क्रिया होगी तो यहाँ पे लवण बनेगा, FeCl2 बन जाएगा, क्योंकि लोहा जो होता है इस पर 2+ होते हैं, तो 2 क्लोरीन ले जाएगा ये, तो फिर यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 हाइड्रोजन H2 गैस निकल जाएगी। अब इसको हिंदी में आप ऐसे लिख लोगे कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, यहाँ पे होगी Fe की जगह पर लिख लेना लोह रेतन और FeCl2 आयरन क्लोराइड, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। अब हम एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब 6वां क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू। गर्मी में बाइक की सीट लगती है तवे जैसी, और बस लगे जैसे अवन, पर नए डिटॉल इंटेंस कूल से लगे साफ बर्फीला। इसका मेंथॉल स्किन टेम्परेचर 5 डिग्री घटाए और पसीने की बदबू और जर्म्स भी हटाए। गर्मी जाओगे भूल, डिटॉल इंटेंस कूल। No, no, gané. Raja ko. No, no, gané.